हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लेक्चर सीरीज़ है, चैप्टर 2 है और इसके अंदर हम डबल एंट्री बुक कीपिंग पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले यानी कि आपके जो सोर्सेस हैं वो कितने, यानी कि वो 3 किस्म के सोर्सेस होते हैं। पहला सोर्स है ट्रांजैक्शन है, दूसरा है इवेंट है और तीसरा है आपका कंडीशन है। ठीक है, और इसके अंदर यानी कि मतलब स्पेशल कंसर्न होती है, आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, एनालिसिस टू ट्रांजैक्शंस के ज़रिए। और अब दो टाइप की आपकी ट्रांजैक्शंस होती है, एक होती है उधार यानी कि क्रेडिट और दूसरी होती है कैश। मतलब अब जैसे मिसाल दे दिया, आप मार्केट में गए, मार्केट में प्याज बिक रही थी, आपने पूछा भाई प्याज कितने की, उसने बोला 100 रुपये की मान लें, आपने उसको 100 रुपये दिए, आपने घर पे लेके आ गए, ये आपकी कैश ट्रांजैक्शन हो गई। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे किराना वाले से बोल देते हैं कि भाई हम आपसे माल लेते रहेंगे, यानी कि मतलब दूध, अंडे, दही और अपना चावल, आटा, चीनी, और मंथ के आखिर में आपको सारा जितना भी आपका हिसाब होगा हम क्लियर कर देंगे। तो वो हो गई आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। अब जैसे कि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की कुछ कैश ट्रांजैक्शंस की जो है वो कुछ मिसालें दी गई हैं, जैसे कि कैश रिसीव फॉर्म जो है वो कस्टमर से हमने यानी कि मतलब कैश रिसीव किया या कैश हमने पेड कर दिया किसको, सप्लायर को, और फिर इसके आगे स्टाफ को जो है वो हमने सैलरी पेड कर दी, या फिर पेमेंट मेड कैश हुआ या चेक स्टैंडर्ड। यानी मतलब जैसे अब कैश के अंदर समझ लें कि हाथ के हाथ ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। मतलब ये है कि आपने कोई चीज़ ख़रीदी, सामने वाले ने बेची, आपने उसको कैश दिया, ट्रांजैक्शन कंप्लीट। उधार के अंदर ऐसा नहीं होता। उधार के अंदर यानी कि मतलब इन पेमेंट रिसीव जो है वो एनी अदर फाइनेंशियल इन डेफर इन फ्यूचर, यानी कि मतलब जो डेफर किया जाता है, रोका जाता है कि भाई फ्यूचर के अंदर जो है वो मतलब इसकी जो पेमेंट है वो फ्यूचर में होगी, अभी नहीं होगी। अब उधार की ट्रांजेक्शन्स में क्या है कि जैसे मिसाल दी सेल्स ऑफ गुड्स है ऑन क्रेडिट, यानी कि मतलब उधार पे आपने जो है वो कोई सामान जो है वो बेच दिया, या फिर उधार पे ही आपने जैसे ख़रीद लिया। जैसे वो मैंने शुरू में मिसाल दी थी कि जो आपने किराना वाले से यानी कि मतलब महीने भर आप चीनी, दाल, चावल और आटा सब लेते रहे, तो एंड में पेमेंट करिए उसको। इसके रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टमर जो है वो भी आगे, और रिटर्न गुड्स फ्रॉम द सप्लायर, यानी कि आपने रिटर्न किया या कस्टमर ने रिटर्न कर दी। अब ये सवाल है कि हम जो है वो आइडेंटिफाई यानी कि मतलब किस तरीके से पहचानेंगे। तो कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो होती है, जो क्रेडिटर अकाउंट रिसीवेबल्स एक क्रिएट होता है एज अ डेटर, और अकाउंट पेबल इज़ नाउ एज क्रेडिटर। अब जाहिर सी बात है, जो किराना वाला बैठा हुआ है उसको कैसे अंदाज़ा होगा कि उससे जैसे आपसे कितने पैसे लेने, वो कोई मेंटेन तो करेगा ना, और आप भी मेंटेन करके चलेंगे। अब जाहिर सी बात है किराने वाले ने गलती कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो 100% एक्यूरेट है कि भाई अगर जैसे आपने उससे 10 किलो चावल लिए, हो सकता है वो गलती से लिख दे आपने 11 किलो चावल लिए, या फिर आप गलती कर दें, आपने 10 किलो चावल लिए और उसने 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 तो अपने पास सही रिकॉर्ड लिखा, लेकिन आपने अपने पास 9 किलो चावल लिख दिए। तो इस तरीके से दो अकाउंट्स बन जाते हैं, एक डेटर्स अकाउंट बन जाता है और एक क्रेडिटर्स अकाउंट बन जाता है। आपके लिए वो आप यानी कि मतलब आप जो है वो क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे क्योंकि आपके लिए आपको उधार वो वापस करना है, और वो जो है वो डेटर अकाउंट बनाएगा, जो किराने वाला है वो डेटर अकाउंट बनाएगा अपने पास। तो बाय एंटिटी गुड्स फ्रॉम द सप्लायर विदाउट मेकिंग पेमेंट्स, ये वही चीज़ है कि भाई आपने सामान ख़रीद लिया लेकिन पेमेंट नहीं की, और सेल्स उसने यानी कि मतलब जो वो है बंदा, उसने जो है वो सेल्स कर दी अपना, और लेकिन कैश जो है वो रिसीव नहीं किया। अब इसके अंदर एक एग्जांपल दी हुई है, जो गुड्स सोल्ड टू यास्मीन ऑन क्रेडिट टर्म, यानी कि मतलब यास्मीन साहिबा कोई है, उनको बेची गई है सामान, तो वो क्रेडिट टर्म पे बेची गई है। अच्छा, उनसे 1 महीने बाद जो है वो कैश जो है वो रिसीव हो रहा है। अब यास्मीन जो है वो रिसीवेबल के अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे अगर हम बेच रहे हैं। अब इसी तरीके से एक और है कि जो सप्लाई फ्रॉम होम गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ गुड्स ही बेचें, सर्विसेज भी बेच सकते हैं और उसकी पेमेंट जो है वो लास्ट में कर सकते हैं।
इसकी मिसाल है कि कोई लोग जो है वो मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, जैसे कि सर्विसेज दे रहे हैं कि मेंटेनेंस रख रहे हैं किसी भी बिल्डिंग की, और फिर उसके आगे एंड में वो उस मेंटेनेंस के एवज जो है वो पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। इसमें जैसे कि गुड्स परचेज फ्रॉम द मरियम है, या फिर कैश पेड बाय द मरियम, यानी कि जो इसमें लाइबिलिटी है, यानी कि मतलब मरियम जो है वो अकाउंट्स पेबल के अकाउंट मेंटेन्स किए जा रहे हैं। अब इसमें छोटा सा एक क्वेश्चन है, यानी कि मतलब आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि किस तरीके से, यानी कि मतलब आप जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या फिर ये जो है वो उधार की ट्रांजैक्शन है। तो आपने गाड़ी ख़रीदी, कैश पे ख़रीदी, कैश ट्रांजैक्शन। पेड क्रेडिटर्स किया, यानी कि पेड क्रेडिटर्स टू डोनाल्ड बाय कैश, कैश आपने पे कर दिया। और फिर उसके आगे पेड कैश टू मीरा ऑन अकाउंट्स, यानी कि मतलब आपने पेड कर दिया कैश को। और फिर गाड़ी जो है यानी कि मतलब सोल्ड की, वो कैश को टू दाऊद। और अब क्या है कि हमने फर्नीचर ब्रॉड किया, कि यानी कि मतलब किस फर्नीचर ब्रॉड किया लेकिन क्रेडिट पे किया, सही है। रिसीवेबल किया कैश स्टार ब्रदर्स से ऑन अकाउंट्स, यानी कि मतलब ये अकाउंट्स के ऊपर हमने यानी कि मतलब उधार पे लिया हुआ था वो सामान है। और फिर इसके बाद है कि ओनर जो है हाशिम जो है वो इंट्रोड्यूस करा है फर्दर कैश इन द बिजनेस, जो हाशिम जो है वो कैश जो है वो इंजेक्ट कर रहा है, समझ लीजिए। इसी तरीके से लोन जो है वो कैश रिसीव हुआ है जैस्मीन से, या पेड रिचर्ड चेक हुआ है ऑन अकाउंट, यानी उधार है। और सोल्ड जो है वो गुड्स किए गए क्रेडिट को नेल्सन को, और रिसीव लोन्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक के, यानी कि हमें जो है वो लोन जो है वो हमें रिसीव हुआ है। अब अकाउंटिंग समझ लें जो है वो मेन कॉन्सेप्ट जो है, यानी कि मतलब मेन अकाउंटिंग की जो इक्वेशन गिलाई जाती है, एसेट इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी, या जिसे हम कैपिटल भी कहते हैं, और लाइबिलिटी, यानी कि। और इसके अंदर हम पिछले लेक्चर्स के अंदर रिसोर्स और सोर्स को भी पढ़ चुके हैं। रिसोर्स जो है वो आपका एसेट है, और सोर्स जो है वो आपका ओनर्स इक्विटी यानी कि कैपिटल है, और आपकी लाइबिलिटी है। अब इसके अंदर ये होता है कि यानी कि मतलब इंक्रीज़ लेफ़्ट साइड हो रही है तो आल्सो इंक्रीज़ इन राइट साइड, यानी कि मतलब अगर एक साइड बढ़ रही है तो दूसरी साइड भी बढ़ेगी। एक और सिनेरियो हो सकता है कि दोनों साइडें कम हो जाए। एक और सिनेरियो हो सकता है इंक्रीज़ एक साइड हो रही है और डिक्रीज़ जो है वो अदर साइड भी हो रही हो, ये भी हो सकता है। और फिर इसके बाद जाके टू हेड एक्सपेंस और जो आपकी इनकम है वो इसके अंदर बेसिक इक्वेशन के अंदर जो है वो शामिल नहीं होते। जो टू हेड्स होते हैं एक्सपेंडिचर और फिर उसके बाद जाके इनकम के, वो शामिल नहीं होते। अब इसकी थोड़ी ये हैरी जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो लॉजिस्टिक्स बाय इंट्रोड्यूसिंग कितने 45,000 जो है वो उसने कैश किया। अब इसके अंदर क्या हुआ कि कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो कैपिटल यानी कि मतलब जो आपकी ओनर्स इक्विटी और लाइबिलिटी वाली साइड है उसमें 45,000 आपने रिकॉर्ड कर दिए, लेकिन उसके एवज क्या आ रहा था, आपके पास कैश आ रहा था, तो आपने कैश किया, यानी कि एसेट साइड की तरफ आपने कैश रिकॉर्ड कर दिया। तो इस तरीके से हो गया। अब दूसरी ट्रांजेक्शन्स क्या है, दूसरी ट्रांजेक्शन ये है कि परचेज़ आपने फर्नीचर किया, कितने का 20,000 रुपये का। अब आपने कैश पे परचेज़ किया तो 20,000 रुपये का जो एसेट साइड है यानी कि वो फर्नीचर बढ़ जाएगा, और आपका जो कैश था 20,000 रुपये का वो कम हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल अफेक्ट जो है वो 45,000 का ही रहेगा, दोनों साइड पे चेंज नहीं होगा। अब इसी तरीके से तीसरा सवाल है कि आपने क्या किया, जो परचेज़ किए कंप्यूटर को 28,000 बाइंग पेइंग, कितने 8,000 रुपये कैश किए, और साइन प्रोविजरी नोट एग्री विद द सप्लायर जो 20,000 है वो आप उधार पे ले रहे हैं। मतलब क्या कि आपने 8,000 रुपये तो कैश पेमेंट कर दी तो आपका कैश निकल गया, लेकिन 28,000 रुपये का आपके पास कंप्यूटर आ गया। अब 20,000 रुपये का फ़र्क रह गया। अगर देखें तो जो 20,000 रुपये का फ़र्क रह गया उसमें आपका क्या जनरेट हो रहा है, पेबल बिल, यानी कि लाइबिलिटी साइड पे आपकी पेबल बिल जो है वो उधार पे क्योंकि आप सामान ख़रीद रहे हैं वो जनरेट हो रहा है। तो 20,000 रुपये आपके वहाँ लग गए, तो अब भी आपकी इक्वेशन जो है वो
ओवरऑल बैलेंस है। अब चौथा सिनेरियो क्या है? चौथा सिनेरियो ये है कि आपने 1350 रुपये की जो सप्लाईज़ हैं वो ख़रीदी हैं। सप्लाई यानी कि मतलब क्या है, स्टॉक जो है वो इन्वेंट्री है वो ख़रीदा है, तो आपका स्टॉक 1350 से तो बढ़ जाएगा, लेकिन आपके अगेंस्ट में आप ना कैश दे रहे हैं उसको, ना कोई और चीज़ दे रहे हैं, लेकिन आप उधार पे सामान ख़रीदे, तो आपकी क्रेडिटर साइड वो भी 1350 रुपये से बढ़ जाएगी। अब ईच ट्रांजेक्शन बीइंग जो है वो चेंज इन अकाउंटिंग इक्वेशन, ऐसी बात है जितनी जितनी ट्रांजेक्शन हो रही है उससे अकाउंटिंग इक्वेशन पे फ़र्क पड़ रहा है। इनकम अर्न कॉज इन इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी, जितनी आप इनकम कमा रहे हैं तो उससे आपकी इक्विटी बढ़ रही है। एक्सपेंडिचर जो है वो आपका जो ओनर्स इक्विटी है वो डिक्रीज कर रहा है। इंक्रीज इन रिसोर्सेज में रिजल्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज इन रिसोर्स ऑफ डिक्रीजिंग अनदर रिसोर्स, ये भी हो रहा है कि एक तरफ यानी कि मतलब एक रिसोर्स बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ दूसरा रिसोर्स कम हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।